अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज नायब वज़ीर आज़म चीन के पाकिस्तान में पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे और एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब से ख़िताब किया। ये 10 साला तकरीबात थी सी पैक की। पाकिस्तान के साथ जो सी पैक में चाइना की जो आई शमूलियत, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए, उसमें चाइना की मदद शामिल थी। और सी पैक को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा था और फिर यह भी कहा जा रहा था कि यह पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक तकरीब में इस्तकबालिया बयान दिया और उसके बाद फिर चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर एक दफ़ा फिर यह बताया कि जो चाइना पाकिस्तान की मदद करता रहा है, हमेशा से उसके शुक्रगुजार हैं। और हाल ही में जो IMF के साथ मामला चल रहे थे, उसमें भी IMF की रिक्वायरमेंट्स थी कि आपके दोस्त ममालिक कंसेंट दें, और उसके बाद फिर जिस तरह चाइना ने मदद की, रोल ओवर किया कर्जा, और उसमें आज फिर दोबारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो सी पैक है उसके बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल हुए, बिजली तवानाई के मंसूबे मुकम्मल हुए, जिसकी वजह से जो तवानाई का बहरान था उस पर भी हम काबू पाने में कामयाब हो सके। और यकीनन पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती जो है वो आज से नहीं, उसको कितने साल हो चुके हुए हैं। और यही कहा जाता है कि हिमालय से बुलंद और जो समुद्रों की गहराई से भी ज़्यादा गहरी दोस्ती है पाकिस्तान की और चाइना की। और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने जब भी चाइना की मदद मांगी है, चाइना ने आपकी मदद की है। और सी पैक के ख़ास तौर सी पैक के हवाले से जिस तरह चाइना ने बढ़ चढ़ कर आगे आया, चाहे वो एक कॉरिडोर हो साउथ से नॉर्थ और फिर उसको चाइना से मिलाना, फिर गवादर पोर्ट जिसको कहा जा रहा है कि जब वो 100% ऑपरेशनल हो जाएगी तो इस खित्ते की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन पोर्ट होगी। फिर वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के चैलेंजेस के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक को, बल्कि तमाम दोस्त ममालिक और इस खित्ते के ममालिक को इस चैलेंज से निपटना है। उन्होंने कल जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ उसका भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ये एक चैलेंज है जिससे हम निपटते आए हैं और निपटेंगे। और जो वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि जो सी पैक है ये दोनों मुल्कों के मुफाद में था और इसीलिए चाइना ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और इसको और कोशिश ये भी थी, अगर आपको याद हो नाज़रीन, के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसका हिस्सा बनना भी चाहते थे, लेकिन अभी तक इनिशियली हम जो पाकिस्तान और चाइना कहे कि इसको ऑन बोर्ड करके पूरा मुकम्मल करके बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनने हैं इस सी पैक के जो कॉरिडोर जो बनना है इसके ऊपर, तो उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आएगी, ज़्यादा मंसूबे जो हैं वो चलेंगे और इसी पर इस वक्त कोशिश कर रहा है। और इस पर भी बात करेंगे कि कुछ जो 10 साल तो हो गए, लेकिन बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो ताख़ीर का भी शिकार रहे और कुछ दहशतगर्दी की वजह से आपको मालूम है कि जो हुए, और चाइनीज़ हमारे वर्कर्स उनके ऊपर भी अटैक हुए, उसकी वजह से थोड़ा सा तातुल आया। कहा यह जाता है कि पिछली हुकूमत में जानबूझकर सी पैक को ख़राब किया गया, वरना बहुत सारे मंसूबे वक्त पर भी मुकम्मल हो सकते थे। और ये 10 साल का एक कोई छोटा अरसा नहीं होता, और लेकिन ये अभी बहुत आगे तक चलना है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब थोड़े से सियासी मंजरनामे पे भी नज़र डालेंगे, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था राजा रियाज साहब की स्टेटमेंट आई है कि वो बुध को अपनी जो अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उनसे मुशावरत करेंगे राजा रियाज साहब, और फिर एक मुत्तफ़िका नाम जो है वो अपनी साइड से भी प्रेजेंट करेंगे। और फिर एक स्टेटमेंट उनकी एक और भी आई कि अगर बहुत ही माकूल नाम आया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो हो सकता है वो उस पर मान भी जाएं। इसमें लेकिन दो राय हैं कि कहा जा रहा है कि शायद राजा रियाज साहब जो है वो थोड़ा सा अपना वज़न डालेंगे
और इसी वजह से वो अब अपने जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनसे मुशावरत भी करेंगे और बुध के रोज़ वो अपनी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनसे भी मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर जो नाम अपनी साइड से अपोजिशन की साइड से वो भी जो वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत में रखेंगे। कहा यह जा रहा था कि गवर्नमेंट साइड ने 5 नाम जो हैं उनकी मंजूरी दे दी है, जिसमें जो भी इस वक्त PDM की जमातें हैं उनमें मुशावरत हुई और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हमें यह बताया गया कि जी 5 नाम जो हैं उनको हतमी शक्ल दी गई है। लेकिन जो कयास आराइयाँ हो रही थी उस हवाले से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा कि ये नाम शायद सही भी हो लेकिन अभी तक कोई हतमी नाम इस तरह के नहीं हैं। तो 5 नाम जो हैं वो अभी लिए नहीं जा सकते क्योंकि वो भी अभी शायद किसी को मालूम नहीं है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक न्यूज़ चैनल के और अपना प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। मेरे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला आपके वक्त का भी। आमिर ज़िया साहब, बहुत जानी पहचानी शख्सियत, सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया आपके वक्त का भी। मैं ज़रा शर्मिला से बात शुरू करना चाहूँगा। शर्मिला, नायब वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कहा यह जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस कलील जो बहुत ही कम अरसा था इसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की और चाइना शायद कुछ थोड़ा सा नाराज़ भी था। शायद कहा जाता है कि PTI की गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तातुल का शिकार हुई, जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था ये CPEC उस तरह नहीं बढ़ा। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके भी और सुस्त रवि का भी शिकार रहे। फिर आपको मालूम है गवादर, जिसको कहा जा रहा था कि सबसे पहले वो जो है वो काम करना शुरू कर देगा क्योंकि CPEC का सबसे ज़्यादा अहम प्रोजेक्ट जिसको बैकबोन कहा जाता है CPEC का, वो गवादर था। उसमें भी बहुत ताख़ीर हुई, अभी भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। तो क्या कहती हैं कि एक तो ये कि जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं, अगर आप पीछे जाएं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से, तो उस वक़्त से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि चीन हमारे साथ जो है उसी तरह खड़ा है जैसे एक अच्छा दोस्त मुश्किल वक्त में किसी भी दोस्त के साथ खड़ा होता है। क्या कहती हैं शर्मिला? शुक्रिया ज़मीर साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाइना पाकिस्तान का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और अच्छे हालात में, मुश्किल हालात में और बहुत ही गंभीर हालात के अंदर चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। ये जो CPEC का प्रोजेक्ट है ये आपको याद होगा जिसके 10 साल पूरे हो रहे हैं और ये 2013 के अंदर शुरू किया गया जब चाइना के प्रीमियर यहाँ पर जिन्होंने विज़िट किया था। सदर जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर थे और उस वक़्त जब ये बात की जाती थी कि सदर साहब बहुत ज़्यादा चाइना के दौरे करते थे, तो उसका जो हमने कल्मिनेशन देखा दैट वाज CPEC। अब CPEC अक्सर लोग समझते हैं कि जी एक तासुर दिया जाता है कि जी हर चीज़ हम चाइना के हाथों में दे रहे हैं, लेकिन दरअसल ये पाकिस्तान की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन है और एक रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है जो चाइना के वेस्टर्न प्रोविंस को लेके गवादर से कनेक्ट करता है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक जोन्स हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये शुरू हुआ था तो कोई $46 बिलियन के इसमें प्रोजेक्ट्स थे और अब बढ़ते बढ़ते ही $54 बिलियन पे चले गए। दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में अब तक हुई है। लाखों की तादाद के अंदर कहा जा रहा है कि 2 to 3 मिलियन इसके अंदर जॉब्स क्रिएशन होगी, जो कि मैं समझती हूँ कि इससे भी ज़्यादा होगी। अब 10 साल का एक अरसा गुजर गया है, इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेड, और ज़ाहिरी बात है कि इसमें पाकिस्तान के भी अगर आप हालात देखें, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, जिस तरह भी आपने खुद कहा कि PTI की जो गवर्नमेंट आई थी वो ज़ाहिरी बात है उनकी कोशिश ये थी, एक तो उनकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं थी, ना उनकी कोई माशी पॉलिसी थी। तो इशू ये था कि एक पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और वो एक्सपेरिमेंट जो है बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ। अब हुआ ये कि उसमें बहुत सारी चीज़ें तातुल का शिकार हुई, पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, महंगाई के अंदर इजाफा हुआ, प्रोजेक्ट्स रुक गए, बहुत सारी चीज़ें हुई।
और जाहिर बात है कि जो उनका ये ना फोकस था ना पर्पस था कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करें, उनका फोकस कुछ और था। लेकिन बहरहाल वो एक वक्त गुजर गया, लेकिन टुडे इज़ अ डे फॉर सेलिब्रेशन, क्योंकि हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ देखिए पिछले 1.5-2 सालों के अंदर एक बड़ा अलमिया ये भी रहा कि सैलाब आ गए पाकिस्तान के अंदर, मजीद लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए, बेरोज़गारी हो गई, घर बह गए, माल मवेशी मर गए, फसलें तबाह हो गई। उससे पहले आपने देखा कि 3 साल के ऑलमोस्ट पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी कोविड की वजह से, तो ये भी फैक्टर्स हैं। फिर ऑफ कोर्स रीजनल इश्यूज थे, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो सारा प्रोग्राम ही आपका इसी में चला जाएगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 10 से ज़ायद, जिनको कंप्लीट किया गया। ये एक बड़ी कामयाबी है और मैं समझती हूँ कि इसने मज़ीद पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को और दोस्ती को सीमेंट किया है और उम्मीद यही है कि मज़ीद तेज़ी से इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो, तमाम चीज़ें फंक्शनल हों, रोज़गार के मौके आ जाएं, मज़ीद उनमें इजाफा हो। जब ये सारे इकोनॉमिक जोन्स डेवलप हो जाएंगे, अभी आपने देखा कि हाल ही में धाबी जी का जी सही, बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला, लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि अब दोबारा ये यूएन की एक रिपोर्ट भी आई कि जी दोबारा दहशतगर्द जो हैं वो ख़ास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, उसके हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा बाजौड़ के वाक़े के हवाले से उन्होंने फिर दोबारा जिक्र किया कि ये एक दफ़ा फिर एक चीज़ है जो सर उठा रही है। तो हमने देखा कि 2000 मतलब आफ्टर 9/11 ये एक चीज़ चलना शुरू हुई, हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, 124 अरब डॉलर का हमने नुकसान भी उठाया कहा यह जाता है, और इससे भी ज़्यादा। और लेकिन अभी भी ये चीज़ें दोबारा सर उठा रही हैं और एक टाइम पर चाइनीज़ वर्कर्स भी अंडर थ्रेट रहे और उनके ऊपर अटैक्स होते रहे। तो चाइना का एक कंसर्न है तो सही। डू यू थिंक कि हम लोग आने वाले दिनों में इसको ओवरकम करने में कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि ये एक प्रॉबेबली वाहिद कंसर्न है। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसीज़, कुछ गवर्नमेंट्स का स्लो कर देना सीपेक को, फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस उठा देना करप्शन के, मुल्तान के प्रोजेक्ट के हवाले से जिस तरह उठाया गया, फिर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बट दिस रिमेन्स द मेन इशू। तो आप क्या समझती हैं कि चाइना हमें अभी तक उस तरह उस पर किस तरह हेल्प कर सकता है? ऑफ कोर्स वो मतलब ऑन ग्राउंड तो आके हमारे साथ नहीं खड़ा होकर मुकाबला कर सकता। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और पूरे खत्ते के लिए। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, एक वक्त तो ये था ज़मीर साहब के जब एक धमाका पेशावर में होता था, एक क्वेटा में होता था, एक कराची में होता था, और कोई दूसरा दिन गुजरता नहीं था जब इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया नहीं होती थी और दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते थे। देयर वाज़ अ टाइम जब लोगों को ये डर लगता था कि घर से बाहर निकलेंगे तो वापस भी जिंदा सलामत आएंगे कि नहीं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब हमें स्वात में ऑपरेशन करना पड़ा, और आपको याद होगा उस वक्त भी सदर जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे, और हमने पार्लियामान को एतमाद में लिया, एक कंसेंसस डेवलप किया, ओनरशिप ली, और फिर वो बड़ा स्वात का बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ, पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आप देखें कि 9 मई के वाक़यात पर और उसके बाद में आप देखें कि एक अजीब और गरीब खतरनाक सी फिजा कायम करने की कोशिश की गई, जहां पर इस पर जरा बिल्कुल पाक अफवाज को जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। लेकिन बात यह है कि देखिए ये चैलेंज एग्जैक्टली शर्मिला उस तरफ भी जाएंगे, दुनिया भर से खत्म हो गई। सही, बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज, You're right, बिल्कुल। मैं आमिर ज़िया की तरफ जाऊंगा। आमिर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, इस आज के जो इवेंट जो हुआ इस्लामाबाद में, उसको कहा जा रहा है और गेम चेंजर, सीपेक को 10 साल मुकम्मल हुए, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी, ये जो कहा जाता है, जिस तरह हम पिछले कुछ अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को स्लो किया गया और कहा गया कि पीटीआई के दौर में इस कुछ करप्शन के केसेस निकाले गए और उसके बाद फिर कुछ शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। अब आपको क्या लगता है कि अभी, क्योंकि बिल्कुल ये हुकूमत बस अब जाने के उस पर है, चंद ही दिन रह गए हैं,
अब इसकी कंटिन्यूटी इज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये तो सारी पॉलिसीज उस तरह चलें। तो डू यू सी दैट हैपनिंग, या क्योंकि ये फिर ऑफ कोर्स चाइना अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो फिर कुछ देखेगा, कुछ समझेगा चीज़ों को, फिर आगे बढ़ेगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, यहाँ तक कि ज़ाहिर है कि चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट हो उससे कहते हैं ना कि उसकी अहमियत नहीं होती है। ये रियासतों के दरमियान ताल्लुकात हैं और अवाम के दरमियान ताल्लुकात हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हो रहा है कि लोग अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात मेरे ख्याल में ज़रा सी नाइंसाफ़ी कर देते हैं कि जी फलां हुकूमत ने जो है गालिबन CPEC को जो है कमज़ोर करना चाहा, उस पर अमल दरामद रोक दिया, जो कि PTI के तनाज़ुर में बात की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, हत्ता कि जमात इस्लामी या कोई भी जमात जो पाकिस्तान की कौमी सियासत में पेश है, उसको पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के उसका एहसास है कि कितनी ये पायदार है और कितनी अहम है दोनों रियासतों के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। अच्छा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो दौर था पौने 4 साल का या 3.5 बरस का, उसमें 2 साल तो कोविड की नजर हुई, जिसमें पूरी दुनिया में माशी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत कहते हैं ना तातुल का शिकार हुई थी। आप तो माशाल्लाह इकोनॉमिक जर्नलिज्म में बहुत आगे हैं, हम आपकी तहरीरें पढ़ते रहे, पूछते ही आपसे ज़मीर साहब। तो वो एक पूरा एक ग्लोबल फिनोमेना था और चीन जो था वो खुद एक लॉकडाउन का शिकार था और वहाँ तो बहुत ज़्यादा सख्ती थी सफ़र के ऊपर, लोगों के आने जाने के ऊपर, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कर्ब्स लगाए हुए थे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब PTI की हुकूमत इक़्तिदार आई थी तो उसके सामने इतना भयानक किस्म का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था कि उसकी वजह से जो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल मैन्यूवर करने की जो जगह होती है वो स्पेस बहुत कम हो चुकी थी। हमें ये नहीं कहना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो उनके पास जितना कहते हैं ना कि चेस बोर्ड पे मूव करने की जगह थी उसके लिहाज से उन्होंने अपनी हरकत की, लेकिन जाहिर है कि अगर पूरी आलमगीर मईशत जो है स्टॉल कर गई हो और पाकिस्तान की दाखिली मईशत जो है पहला साल जो है मुश्किलात के शिकार रही हो, तो गालिबन फिर वो नताइज नहीं निकलते। क्योंकि जाहिर है कि जिस आपने बात की होगी, हमने भी मतलब है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है, हमारे डिप्लोमेट से भी हुई है, चीनी जो नुमाइंदे हैं उनसे भी हुई है, तो हमने कम अज़ कम पॉइंटेडली क्वेश्चन किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता रहा था। खुसूसन आपको याद होगा कि जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर थे PTI के, रज़ाक दाऊद साहब, उनका एक ऐसा स्टेटमेंट था कि लोगों ने कहा जी बड़ा डैमेजिंग है और उसके बाद बड़ा शोर मचा। तो हर पाकिस्तानी बतौर साहब हमने भी पूछा और उसके बाद कि जी क्या मतलब है कि क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो कोई हमें वो ऑफ द रिकॉर्ड उसमें भी कोई शिकायत नहीं मिली। क्योंकि वहाँ पर भी एक एहसास है कि कुछ चीज़ों में जैसे हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट होती है वो हर वक्त इन्वॉल्व रहती है। जो हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसके कलीदी जो सिरा होता है वो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पास होता है। जी जी एग्जैक्टली आमिर, ये लेकिन बहुत सारी चीजें जो यकीनन वो ओपनली चाइनीज ने मतलब डिप्लोमेटिकली हैंडल की हैं, लेकिन डीप इनसाइड उनको कुछ दुख और तकलीफ हुआ था। ये जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आई थी, जिस किस्म के करप्शन के एलिगेशंस लगे, और फिर यकीनन कोविड वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ CPEC। लेकिन इसके अलावा भी हमने कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं देखा था कि जी कोई जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सॉरी जी मैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ब्रेक थ्रू का जब हम खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि 2 साल कोविड की नजर हो गया, पहला साल जो था PTI गवर्नमेंट ग्रिप्स ही नहीं कर पाई चीज़ों को, कि IMF के प्रोग्राम में जाने में देर हुई, वो सब कुछ मतलब है कि दोहराने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर पाकिस्तान की दाखिली कमजोरी, और फिर जाहिर है कि एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो जियो पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें मतलब है कि ये वही दौर था कि अमेरिका अफगानिस्तान में जो उसकी टॉक्स थी वो अपने पीक पे थी, ठीक है ना। पाकिस्तान कई तरफ से दबाव का शिकार रहा है। फिर जैसे कि मेरी बात वो नामुकम्मल रहेगी कि हमारे जो भी फॉरेन रिलेशन के डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि कोई वजीर जो है खराब कर सके, क्योंकि वहाँ पर बराह रास्त सुपरविजन जो होता है हमारी पाक फौज का होता है, और बुनियादी कुलिया जहाँ पे हमारे जो जितने नेबर्स हैं, और आप जब भी देखें कि जब भी पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत काम आती है। और बाद औक़ात जहाँ पर मतलब सिविलियंस नहीं असर कर पाते, जैसे अभी नहीं कर पाए थे, अभी जो IMF का प्रोग्राम था उसमें आर्मी चीफ को अपना किरदार अदा करना पड़ा। उस जमाने में बाजवा साहब वो किरदार अदा कर रहे होते थे, तो कोई नई चीज़ नहीं हुई पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। तो अगर आप ये कहें कि जी कुलियतन की जी उसकी वजह से फेलियर, एक तो मेरा सवाल है कि क्या फेल हुआ, क्या मतलब है कि हमें कहना चाहिए कि फेल हुआ, या हम समझे कि जो ऑब्जेक्टिव हालात ऐसे थे कि जब पूरी दुनिया बंद थी तो कैसे आपका वो जो है CPEC सर पर घोड़े की तरह दौड़ता, सवाल ही पैदा नहीं होता था उस चीज़ का।
फिर हमें अपने भी जो of course हम फेल एग्जैक्टली we cannot label true we cannot label it कि it failed, it never failed. ठीक है, डिलेज आई और उसकी बहुत सी रीजंस हैं. नसीम सिद्दीकी साहब, इंटरनेशनल प्रेशर्स की भी बात की. पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रेशर्स बर्दाश्त भी किए. एक टाइम पे हमने ऐसी स्टेटमेंट्स भी देखी कि IMF ने कहा कि हमें आप CPEC के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं उसकी डिटेल्स दें, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दें. तो वो यकीनन एक IMF को अपना इतना कोई इंटरेस्ट नहीं. इट वाज ऑफ कोर्स वाशिंगटन डिक्टेटेड चीज़ें कि आपसे पूछा जा रहा था कि जी क्या है, किस तरह है, और उस पर फिर रज़ाक दाऊद साहब की भी स्टेटमेंट का जिक्र आया जिस तरह. तो अब यकीनन लैंडमार्क दिन है. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना के आज यहाँ पे मौजूद हैं, 2 दिन यहाँ पे वो रहेंगे, और एक शानदार इस्तकबाल भी उनको दिया गया. एक आज की जो तकरीब थी वो बड़ी शानदार थी. चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि ये बेसिकली पाकिस्तान और चाइना अवाम की दोस्ती की जो मतलब पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप है उसका एक ये शाखसाना है. हैविंग सेड दैट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी गारंटी भी दी सिक्योरिटी की. उसके बावजूद उन पर अटैक भी हुए और कुछ चाइनीज़ जो हैं वर्कर्स मारे भी गए, और वो भी इश्यूज़ थे. लेकिन अब बात यह है कि हमने अपनी पॉलिसीज़ भी तो कुछ बेहतर करनी है ना. हर दफ़ा अब चाइना ही तो नहीं कुछ करेगा ना. उस हवाले से आपको लगता है कि जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अब हम तंग आ गए, अब हमें ये उधार मांगना और लोन मांगना, और वो अब हम इससे निजात हासिल करना चाहते हैं. विल इट बी पॉसिबल? क्योंकि अभी तो इनके तो कुछ दिन रह गए. आपने जो आखिरी अल्फाज इस्तेमाल किए ना, उसका तो जवाब ये कि अगर आप वाकई समझते हैं कि आपको कशकोल तोड़ देना चाहिए, तो आप अपनी जो लग्जरीज़ हैं, आप जो खर्चे करते हैं, कम से कम उसका कोई शाखसाना देखे आवाम, तो फिर लगेगा कि आप इस तरफ जाना चाहते हैं. दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल किया था बेसिक, उसमें यह कि पाकिस्तान के हमेशा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात होते हैं. जो भी हमारे इम्पोर्टेंट नेबर्स हैं, चाइना को ले लें, UAE के साथ ले लें, सऊदी अरेबिया देख लें, अमेरिका के साथ देख लें, सिविल मिलिट्री पैरेलल चलते हैं. तो मेरे ख्याल से हम किसी पार्टी को जो है ना ब्लेम नहीं दे सकते. अच्छा, सियासी पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम दे सकती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है. शर्मिला ने बड़ी अच्छी बात की. जब देखें कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी 2008 में, तो दहशतगर्दी बहुत उरूज पे थी. बहुत मुश्किल हालात देखे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, और उनको किसी मौके पे काम करने नहीं भी दिया जा रहा था. एक वज़ीर आज़म के पीछे पड़े, दूसरे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी. 18 घंटे की लोड शेडिंग, उस पर उन्होंने काम किया. 2013 में जाते जाते सदर आसिफ जरदारी ने अच्छा काम किया कि एक CPEC की बुनियाद डाली. उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स पीपल्स पार्टी लेके चली थी इलेक्ट्रिसिटी के, वो नून लीग दौर में आके कंप्लीट होना शुरू हुए और उसमें बेहतरी आई. मेरे ख्याल से अगर आप PTI और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दरमियान में नून लीग देखें, तो उनको 2013 से लेकर 2018 तक बड़ा सुकून से काम करने का मौका मिला. दहशतगर्दी उस तरह नहीं थी, लोड शेडिंग नहीं थी, बहुत चीज़ें बेहतर हो गई थी. दूसरी बात यह है कि मैं प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ कि अभी तक चाइना ने कंप्लेंट नहीं की कि PTI की गवर्नमेंट ने जो है इनके प्रोजेक्ट्स नहीं चलने दिए. एक तो आमिर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि कोविड था. मैं 3 जगह विज़िट करके आया था. एक मेहमद डैम, जब वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, और जब मैं दोबारा वहाँ पे गया तो वहाँ बहुत काम हो चुका था PTI गवर्नमेंट के दौर. फिर 2017 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कागान नारान में, सुकी किनारी हाइडल प्रोजेक्ट, जो तकरीबन 650 के करीब जो मेगावाट बिजली उसने पैदा की, वो कंप्लीट हुआ PTI के दौर में. और वहाँ मैंने चाइनीज़ का इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जा रहा है. सिर्फ प्रॉब्लम ये आई कि कोविड की वजह से हमारी कंट्री में तो बिल्कुल लॉकडाउन था, तो हमें बड़े मसाइल पेश हुए. अदरवाइज़ हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. फिर मैं गया नीलम झेलम के ऊपर. नीलम झेलम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ और PTI के दौर में कंप्लीट हुआ. तो बात यह है कि चाइनीज़ ने कहीं कंप्लेंट नहीं की कि PTI की गवर्नमेंट में कोई ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हुआ. बहरहाल दूसरी बात यह है कि ये मामला चलते रहने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में कोई प्रोजेक्ट शुरू हो, क्योंकि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है ज़मीर, वो अनसर्टेनिटी का है. कोई भी कंट्री आपके साथ इस तरह जो कंसिस्टेंटली कोई चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं. अभी जिस तरह जिक्र हुआ कि के दौर में जो है वो बहुत बुराई आ गई थी. मुझे याद है कि जब हम एनालिसिस करते थे, आप भी बैठते थे, जब
की गवर्नमेंट गई है और ये नई गवर्नमेंट आई है, मेरे ख्याल से पेट्रोल उस वक्त 150 का था, डॉलर 180 का था, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही थी, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम के ऊपर थी और जो जॉब्स बड़ी क्रिएट हो रही थी। तो मेरे ख्याल आटा 60 रुपए किलो था, आज 160 है। हाँ, तो मतलब ये कंपैरिजन बनता नहीं है। आप जीडीपी और अफरात ज़र का देख लें, उस वक्त 6 था, अब 11-12 तक गया, अब तो 29 तक है, अब 29 तक है। फूड इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा। ये सबको मिलकर ना सर्टेनिटी होनी चाहिए ताकि आपका जो इन्वेस्टर इस मुल्क में आता है उसे पता हो कि जो हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जो हमारे साथ वादे किए गए वो पूरे होंगे। क्योंकि अब जिस तरह आप अपनी चीज़ें गिरवी रखते जा रहे हैं, आपने नाम उसको नया दे दिया कि आउटसोर्स कर रहे हैं, बेसिकली तो आप गिरवी रख रहे हैं, अपने एयरपोर्ट्स रख रहे हैं, अपनी मोटरवेज रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब हम अपने कदमों पे खड़ा होना सीख लेंगे तो उस दिन कशकोल भी टूट जाएगा, उस दिन कशकोल भी टूट जाएगा। इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पे भी नजर डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा पाक चाइना दोस्ती पर मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला, थोड़ा सा इस पर बात करना चाहेंगे कि आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स 54 बिलियन तक भी पहुंची और मजीद भी आएंगी। पाक चाइना ऑफ कोर्स दे वर ऑन बोर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो तो पहले दिन से था ही था। फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमें याद है कि जिस वक्त ये प्रोजेक्ट जिस वक्त कंसीव किया गया, शुरू किया गया, उसमें था कि जी बहुत सारे, और उसके बाद आना भी चाहते थे, लेकिन हमने ये देखा कि शायद पिछली 2 हुकूमतें उतना उनको नहीं ला सके। इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए ज़मीर साहब, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगेन सबसे बड़ा कंसर्न जो इन्वेस्टर्स को रहा है, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से रहा है, क्योंकि देखिए चाइनीज़ पे भी अटैक्स होते रहे हैं और ऑफ एंड ऑन वीव हैड टेररिस्ट अटैक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बिलखुसूस बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का माहौल है। अच्छा, एक तो ये कंसर्न रहा है सिक्योरिटी के हवाले से। दूसरा जो कंसर्न अक्सर इन्वेस्टर्स को रहता है वो ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि अगर एक हुकूमत है और वो कोई प्रोजेक्ट्स बना रही है, वो कोई सपोर्ट दे रही है या वो कोई कंसेशन दे रही है, तो आया उसके जाने के बाद जो दूसरी सक्सेसिव गवर्नमेंट आएगी, इज़ इट गोइंग टू कंटिन्यू दैट सपोर्ट और नॉट? ये सबसे बड़ा कंसर्न है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है कि एक पार्टी की हुकूमत आती है, तो जब वो जाती है तो दूसरी पार्टी जब आती है तो राइट और रॉन्ग उन प्रोजेक्ट्स को रोक देती है, या तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कम कर देती है। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। गो कि हम इस वक्त कोalition पार्टनर्स हैं PMLN के, लेकिन PMLN की जब हुकूमत थी तो उस वक्त आप यकीन करें कि जो फेडरल PSDP है, फेडरल प्रोजेक्ट्स जो फंड करते हैं सूबों में, उसमें सिंध हुकूमत का शेयर जो है वो बिल्कुल काट दिया गया था, इट वाज ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसी तरीके से जब PTI की हुकूमत आई तो वो मज़ीद उसमें और ख़राबियाँ आई। एक तो प्रोजेक्ट्स ही नहीं देते थे, और जो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स थे बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके अंदर किसी किस्म की कोई फंडिंग वो नहीं डालते थे। तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग K4 जो पानी का प्रोजेक्ट है कराची का, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिले, और ऑफ कोर्स अब प्राइसेस एस्केलेट हो गई हैं। अगर कोई 1 बिलियन का प्रोजेक्ट था तो वो 4 बिलियन पे चला गया है, कोई 10 बिलियन पे चला गया है। तो ये बहुत बड़े एक अलमिया रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आई थिंक एटलीस्ट ऑल ऑफ अस हैव लर्नड अ लेसन। हमने यही सीखा है इस पूरे दौरानिए के अंदर कि ये जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये कोई एक हुकूमत के बस की बात नहीं है, किसी एक जमात की बस की बात नहीं है। हमें साथ मिल के चलना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गो ऑन द रोड टू सक्सेस। देखिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट अ वेरी यंग एज, द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और आप देखें जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही छोटे अरसे के अंदर जिस तरीके से पूरी दुनिया में
एक दोबारा से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की रिवाइवल की है, या आप कम ही देखेंगे? और जिस तरीके से उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो ना सिर्फ पाकिस्तान का जो वर्नेबल ममालिक है उसका मुकदमा लड़ा है, बहुत हेक्टिक एफर्ट्स हुई डिप्लोमेसी को। नहीं, बिल्कुल आई एग्री, बट आमिर एक चीज मुझे बताएं कि आप किसी बिजनेसमैन, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं, वो दे आर पैकिंग फ्रॉम हियर, वो अपनी इंडस्ट्री बंद करके जितना उनके पास पैसा है वो कहते हैं यार हम वो जो स्कीम्स आई हुई हैं मुख्तलिफ ममालिक की कि जी जहाँ पे आप इन्वेस्टर बनते हैं वहाँ से आप उनकी रेजिडेंसी ले सकते हैं और बहुत से जो ऑप्शंस हैं, तो इन हालात में क्या सिर्फ सीपेक के ऊपर बैंक किया जाता है कि चाइना हमारे साथ खड़ा है तो ऑल इज गुड? देखिए, असल मसला तो हमारी दाखिली सियासत का है और दाखिली पॉलिसीज का है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं कराची में हूँ और तकरीबन हर दूसरे रोज किसी न किसी बिजनेसमैन से टाकरा होता है और वो हर लेवल का होता है, छोटा हो, दरमियाना हो या कोई बड़ा। अच्छा, सब जगह पे तो गैर यकीनी सूरत हाल है। आप माने ना माने, लोग करप्शन से बहुत तंग हैं। उन्हें पता है कि जी जो हुकूमती इदारे हैं वो एकदम ऐसी कानून साजी कर देते हैं, रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर देते हैं रातों रात, और ऊपर से फिर जो आर्म ट्विस्टिंग उनकी होती है कि कोई काम आप सीधे तरीके से कर नहीं सकते इस मुल्क में, ठीक है ना। और पाकिस्तान जैसे कराची हब है ना, फाइनेंशियल हब है, यहाँ पर जितनी दिक्कतें हैं, आप बात तो करके देखें किसी बिजनेसमैन से, हर चीज में कोई काम जो है बगैर रिश्वत के नहीं होता। और ये अच्छा, अब आप कह रहे हैं जी पैरेलल हम जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा उसके लिए हम एक अलग निजाम बनाएंगे कि जहाँ पे करप्शन नहीं होगी, ठीक है ना, या जो उन स्पेशल जोन्स में आ रहे होंगे, तो भाई बाकियों ने क्या कसूर किया है? आप ये कहते हैं आइलैंड ऑफ प्रिविलेजेस नहीं क्रिएट कर सकते कि जी जो है ज़मीर हैदर के लिए तो बहुत आसानियां होंगी लेकिन आमिर ज़िया का गला घोट दिया जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। अगर आपको बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट करना है तो पूरे मुल्क में करना होगा, करप्शन का खात्मा करना होगा। जो हमारे हुकूमती इदारे लोगों से कहते हैं ना कि रोजाना की उसके ऊपर मिलियन बिलियन की करप्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मतलब है कि जनरेटर लगाने से लेकर मतलब है कि exactly, आमिर आपने बिल्कुल सही बात की। मैं चाहता हूँ कि यहीं से जरा पॉलिटिकल कमेंट शुरू कर दें और आप ही से मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि बिजनेस के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिस तरह की मरियम नवाज साहिबा मांग रही थी कि तब इलेक्शंस होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अच्छा, ये अगर मुझसे पूछ रहे हैं आप, देखिए अभी तो खैर बड़ी हमारी लॉपसाइडेड फील्ड हो गई है। जी जी आमिर, आप ही से मैंने कहा, क्योंकि आपने वो कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज और सब कुछ। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। बात ये है ज़मीर के सूरत हाल ये कि हमारे मुल्क में कोई ना कोई जमात पर जो है कहर नाजिल होता रहता है, उसमें पार्टी का नाम बदलता रहता है, लेकिन एक जमात जो होती है वो ज़ेर अताब होती है। तो इस वक्त जो है ज़ेर अताब हमें पता है, कहने की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है कि एक पार्टी ज़ेर अताब है। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये समझा गया कि जी विकेट को खोद दिया जाए या ग्राउंड को जो है किसी एक प्लेयर के हक में इस्तवार कर दिया जाए और एक के खिलाफ कर दिया जाए। तो अगर जिस तरह हमारा बिजनेस हो रहा है उसी तरह हमारी सियासत भी हो रही है। अगर बिजनेस में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कारोबार में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, तो सियासत में भी नहीं है। एक पॉइंट अगर कहने थे, शर्मिला साहिबा ने ये कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं लगाती सूबों की डेवलपमेंट में। बात ये कि जब 56 कुछ फीसद, आई थिंक 56.6 देते हैं एनएफटी के तहत, जब दे दिया तो फेडरल गवर्नमेंट के पास डेट रीपेमेंट और फौज के डिफेंस के खर्चे के बाद और जिनको अपना खर्चा उसके बाद तो डेफिसिट में होते हैं। तो बात ये कि जब इतनी हमारे प्रोविंसेस जो है फ्लश विद मनी है और वो पैसे का जाया कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करते डेवलपमेंट? सवाल ही बिल्कुल उनके बनता है कि जी अरबों खरबों रुपए हैं इन लोगों के पास, सिंध गवर्नमेंट के पास, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास, कहाँ जाके वो पैसे खर्च हो रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के? हमारे यहाँ वो तालीम का, एजुकेशन का महकमा सबसे ज्यादा पैसे होते हैं उसमें, लेकिन म्यार तालीम देखें कि जमीन बोझ हो चुका है, ठीक है, वहां पर नेपोटिज्म है, अकरबा परवरी है, जितनी ज्यादा करप्शन है आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो ये जो बात है ना कि जी ब्लेम किसी पे कर देना कि जी फेडरल गवर्नमेंट करके दे, भाई प्रोविंस के पास जब पैसे आ गए आप अपने पैसे क्यों नहीं मोबिलाइज करते? एग्रीकल्चर का टैक्स क्यों नहीं लगाते आप लोग? प्रॉपर्टी का टैक्स क्यों नहीं वसूल करते? क्या बात है? बिल्कुल बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है वो तो है बिल्कुल। और प्रोविंसेस के हवाले से बलूचिस्तान के ऊपर भी यही सवालात उठते हैं कि जी इतना पैसा आप लेते हैं लेकिन डेवलपमेंट नजर नहीं आती और खुद भी जनरेट करते हैं। नसीम, क्विक कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, क्योंकि उसके बाद फिर हम जरा थोड़ा सा सियासत। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, मामला अदालतों में भी आज, फिर अभी तोशाखाना भी अब कल भी चलेगा,
और वो तो चीज़ें हैं ही हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है ना, आप ये देखें कि एक दौर आता है कि जनाब सलमान शहबाज मिसाल के तौर पर करप्शन कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल चल रहा है, बेशक जो भी है वो इस मुल्क में मौजूद है, करप्शन कर रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं। जब वो मुल्क से बाहर निकल जाते हैं, आप उनको इश्तिहारी करार देते हैं, उनके खिलाफ केसेस चलते हैं, और फिर अचानक क्या होता है, उनके वालिद साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, वो वापस आते हैं, वो ड्राई क्लीन होते हैं, और इतने अरसे में मोने सिलाई करप्शन करके, बकौल मीडिया में उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो इतने अरसे में जो करप्शन कर रहे थे उसको कोई पकड़ने वाला नहीं था, फिर वो बाहर चले जाते हैं, अब वो इश्तिहारी करार दे दिए गए। तो ये तो मेरे ख्याल से वो म्यूज़िकल चेयर चल रहा होता है, और जो करप्शन कर रहा है, हो रही है मुल्क में, वो कौन कर रहा है, कौन पकड़ेगा? तो या तो मीडिया ट्रायल कर लें या फेयर ट्रायल कर लें। देखें ना, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मीडिया ट्रायल के, कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है और मीडिया ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसके बाद उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता। पाकिस्तान में अरबों खरबों की करप्शन हो रही है। अभी सिंध की बात हो रही थी, 15 साल से बिला शराकत गैरे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। मैं कहता हूँ आप आमिर भाई, शर्मिला मेरे साथ अंदरूनी सिंध चलें और देखें अंदरूनी सिंध हाल क्या है। अभी बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब का जिक्र हो रहा था, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मोहतरमा के बेटे हैं, उनके नाना ने बड़ी खिदमत की, अल्लाह करे इनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा हो। लेकिन ये 150 दौरे जो हुए हैं उसमें क्या पाकिस्तान को हमें ये बताएं कि कौन सी डिप्लोमेसी की है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा है। यूएई ने पैसे दिए आर्मी चीफ के कहने पे, सऊदी अरब से मिले मिलिट्री डिप्लोमेसी, चाइना से मिले मिलिट्री डिप्लोमेसी, इन्होंने क्या ऐसी कारकर्दगी दिखाई? और आमिर सर कि अभी मतलब IMF के साथ डील में भी उसमें भी आर्मी चीफ। तो फिर मुझे बताया ना कि बिलावल साहब ने इतने दौरे किए, पाकिस्तान के करोड़ों अरबों रुपए लग गए, लेकिन उसका पाकिस्तान में मिला क्या? ब्रेक के बाद शर्मिला से इस बात पे भी पूछ लेते हैं, और दूसरा ये कि मुशावरत का अमल तो जारी है, तो उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने नाम और किस किस्म की वो एक रस्साकशी चल रही है, और सिंध के लिए भी केयर टेकर का नाम आना है, उसमें भी क्या चल रहा है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला, आमिर ज़िया ने भी कुछ सवाल उठा दिए, नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कुछ सवाल उठा दिए, लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि चंद दिनों की मेहमान हैं 2 सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सियासतदान के लिए कोई ऐसा नाम, आप लोग भी सिंध के लिए भी कोई सियासतदान ही देख रहे हैं जिस पर मुशावरत होगी, और किससे मुशावरत होगी ये भी है, क्योंकि अब वो मेरे ख्याल में शायद GDA और MQM साथ हो गए हैं, तो शायद उनसे मुशावरत होगी। और दूसरा जो नसीम सिद्दीकी और आमिर ज़िया ने बात की है कि लेवल प्लेइंग की फील्ड की तो बात तो की जा रही है, लेकिन खौफ शायद किसी और चीज़ का है, सजाएं शायद मैटर नहीं करती। पिछले 1-1.5 साल की जो कारकर्दगी है, जिससे अवाम अभी तक बहुत परेशान है, जिस तरह महंगाई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, ये परेशानियां अपनी जगह पे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बेसिकली खौफ अभी भी PDM एंड इट्स अलाइड पीपल्स पार्टी में यही है कि अवाम कैसे रिस्पॉन्ड करेगी जब इलेक्शंस में जाएंगे, और यही एक रीज़न है शायद प्रॉब्ली इलेक्शंस में जो जिस पे कहा जा रहा है कि जी डिजिटल सेंसस के रिजल्ट्स और उसके बाद फिर डिलिमिटेशंस और फिर उसमें 4 से 6 महीने, और ये एक अच्छा कंधा इस्तेमाल होगा इलेक्शन कमीशन का। योर टेक शर्मिला। ज़मीर साहब, इतने सारे सवाल और फिर आपके 2 मौजूद मेहमानों के सवालात के जवाबात, मैं थोड़ा चीदा पहले तो जवाब दे दूं। पहली बात तो उन्होंने की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया। मेरे ख्याल में पहले इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। देखिए, PTI की हुकूमत में तो कोई खारजा पॉलिसी थी ही नहीं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि उन तमाम वल्नरेबल ममालिक का मुकदमा लड़ा, और एक क्लाइमेट चेंज फंड का इनकाद हुआ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ही काविशों का नतीजा है, आप इसे सराहें या ना सराहें। जहाँ तक रही बात की जी IMF के लिए भी आर्मी चीफ ने कहा, चाइना के लिए भी कहा, बिल्कुल कहा, अच्छी बात है कहा। हमारे ही फौज है ना,
कोई भारत की फौज तो नहीं है ना जिसने सिफारिश की है। यहाँ पर काविशें सबकी, यहाँ पर वजीर आजम की अपनी काविशें हैं, यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की अपनी काविशें हैं। और ये तो मेरा ख्याल है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर की सुनते तो उन्होंने नाम ले लेके कहा कि किस किस की काविशें, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम है। डेढ़ साल के बहुत ही छोटे अरसे के अंदर, नहीं लेट मी कंप्लीट, हाँ बिल्कुल लिया। और देखिए बहुत ही एक छोटे अरसे के अंदर जहाँ जहाँ सफारती ताल्लुकात को बहाल करने में, बेहतर करने में और मज़ीद आगे ले जाने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बहुत कलीदी किरदार रहा है। और ये आप भी जानते हैं, इसको सराहें ना सराहें। जहाँ तक रहा ताल्लुक के जनाब सिंध के अंदर पिछले 15 साल से क्या हुआ है और आप अंदरून सिंध जाके देखें तो क्या है, तो मैं तो दावत दूंगी आपके दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को कि वो अंदरून सिंध चल के देखें कि जो सेहत की सहूलियात सिंध मुयस्सर कर रहा है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। आई एम अ विटनेस टू दिस माई सेल्फ के NICVD के जो नेटवर्क है उसका पूरा जो जाल सिंध के अंदर फैला है, किसी और सूबे के अंदर नहीं है। एक तरफ आप बात करते हैं हेल्थ कार्ड की, तो हेल्थ कार्ड के अंदर तो जनाब एक बहुत ही छोटी सी रकम है जो टर्शरी केयर को तो लेके ही नहीं जाती है। यहाँ पर तो हर चीज़ मुफ्त इलाज हो रहा है, बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं। आप अगर NICVD को यहाँ पर देख लें जो सिंध गवर्नमेंट चला रही है, तो वहाँ पर नॉर्दर्न एरिया से भी बहुत से जाते हैं वो। अभी आप अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चले जाएं जहाँ आप लिवर ट्रांसप्लांट फ्री हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और अभी हाल ही में अगर आप देखें तो सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पर सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। उसका पहला फेज शुरू हो चुका है, घर बन चुके हैं। ये किसी और सूबे में नहीं हुआ। हम बात करते हैं ना सैलाब आया, सैलाब ज़दगान की बहाली शुरू हो गई है जनाब। और मैं समझती हूँ कि मेरा ख्याल है कि बात करने से पहले थोड़ा सा अगर उसके ऊपर रिसर्च कर लें और फिर बात कर लें, ठीक है। अभी देयर इज अ लॉट टू बी डन। कराची में कहा जाता था कि कराची में पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करती। कराची में देर सही लेकिन दुरुस्त जो बस सर्विस आई है वो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन आमिर ज़िया ने कहा कि अभी भी रिश्वत का बाजार बहुत गर्म है, देर हो गई है। देखिए अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ पिन पॉइंट ये नहीं कह सकते कि जी सिंध के अंदर या फला किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये अगर एक इशू है तो पूरे पाकिस्तान का इशू, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली शर्मिला क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, जरा क्विकली वो उसका जवाब दे दें। इंतखाबात के हवाले से जो मेरा सवाल था, क्विकली उसका जवाब दे दें। इंटरिम गवर्नमेंट, देखिए इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के अंदर बात होगी, बातचीत शुरू होने वाली है। नई जो अपोजिशन लीडर है वो 2 दिन पहले नोटिफाई हुई है। जहां तक दूसरा सवाल आपका क्या था कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे और पुराने होंगे या नहीं। देखिए अगर आप इंतखाबात, हाँ अगर देखिए सेंसस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को भी हैं और कुछ और जमातों को भी हैं, लेकिन अगर हम नए सेंसस पे जाते हैं, उसकी नोटिफिकेशन होना, उसके बाद डिलिमिटेशंस होना, फिर उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी फिर दाद रसाई, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। और उस सूरत के अंदर जो है इलेक्शंस वक्त पे होना मुमकिन नहीं होंगे। सो बेहतर ये है, हम ये समझते हैं कि पुराने सेंसस के ऊपर इलेक्शंस, और एंड आई सपोज एंड एज आई अंडरस्टैंड पीपल्स पार्टी नो डाउट पीपल्स पार्टी आई अंडरस्टैंड पीपल्स पार्टी यही चाहती है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी डिले नहीं चाहती। आमिर ज़िया, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन आई नो जी, बिल्कुल सही। आमिर ज़िया, कौन डिले चाहता है एक्चुअली? कई फोर्सेस हो सकती हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के तो एक पोजीशन हमारे सामने है। नून लीग के अंदर मुझे लगता है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की भी वापसी होनी है, उन्हें अपने लीगल प्रोसेस से निकलना है। वो वापस आते हैं, कब आते हैं, आते भी हैं नहीं आते, ये सब सवालिया निशानात हैं। अच्छा, उसी तरह 2 जो धड़े बने हैं पीटीआई के मजीद, यानी कि IPP बनी है, उसको धड़े ही मैं कहूंगा क्योंकि उसमें पीटीआई के पुराने लोग हैं और PTI पार्लियामेंटेरियंस। अब हमारी देखिए पार्टी ये नहीं होता कि आपने एकदम पार्टी का अनाउंस किया और उसके बाद आपकी पार्टी बन गई। यू नीड टाइम टू ऑर्गेनाइज दैट पार्टी। मैनिफेस्टो चाहिए, रूट्स चाहिए, नैरेटिव बिल्डिंग चाहिए। उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फिर लोग ये भी देखेंगे कि क्या मतलब है, एक जो ख्याल है कि जी क्या बल्ला इतना फूट गया है कि अब इलेक्शन कराने का हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कहीं पे बैक ऑफ द माइंड बात लोगों की ये है कि नहीं, अब भी अगर उनको खुला हाथ दे दिया जाता है तो मुस्बत नताइज ना मिले। ये जो सोच हजरत जनरल ज़ियाउल साहब के ज़माने में हुआ करती थी कि मैं उसी वक्त इलेक्शन कराऊंगा जब मुस्बत नताइज होंगे हमारे सामने,
तो यहाँ पर भी बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की खानदानों की तरबियत उन्हीं के हालतों हुई है, मतलब परवरिश पाई है उन्होंने, तब तक वही है कि जी बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसा ना हो कि अवाम कोई ऐसी बात कर दें कि ऐसी वो कर दें कि जनाब हम मैनेज ना कर सकें, क्योंकि 272 सीटों को पूरा का पूरा आप वो नहीं कर सकते, हाईजैक नहीं कर सकते। अगर अवाम की कोई मर्जी होगी तो उसका भी बंदोबस्त करने, तो देयर आर मेनी वेरिएबल्स, इफ्स एंड बट्स हैं, और अगर डिले करना होगा तो बहुत बड़ा इनके पास हथियार है कि जी नए सेंसस के मुताबिक हो तो 4-5 महीने आगे हो जाएगा, या ज्यादा भी हो सकता है। ऑलरेडी आपने केपी पंजाब आगे करना फिर अगर वाकई भी कर दे तो कौन पूछेगा, कौन परवाह करेगा। सही। मैं चाहूंगा नसीम सिद्दीकी, हुए नसीम सिद्दीकी साहब काफी पावर कॉरिडोर्स और पावर ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं, योर टेक। बात जिस तरह आमिर साहब ने की है बिल्कुल ठीक है कि अगर तो इनको नज़र आ रहा है, मुझे तो ये भी पता चला कि दुबई में एक डिमांड रखी गई थी कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, और फिर इसी वजह से शायद नवाज शरीफ साहब नाराज भी हैं जरा। पहले तो ये सुना था कि वो दुबई से जो ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो पाकिस्तान आ जाएंगे, अब वो इटली चले ग्रीन गए, सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने फिर वापसी की फ्लाइट ली, अब इटली में, उसके बाद लंदन चले जाएंगे। तो बात यह है कि इलेक्शन अभी जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं होगी कि किस तरह के नताइज आएंगे, अगर नताइज ये आपको आते नजर आ रहे हैं कि भाई पीटीआई स्वीप कर सकती है, फिर शायद डिले कर देंगे। बिल्कुल, वेरी राइट। सॉरी, माजर से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।